Hello everyone, a very warm welcome to Civil Step IAS and I welcome you all in our another session on international relations in our Pratibhat series. बच्चे लास्ट क्लास में हमने इंडिया एंड इट्स नेबरहुड को कवर किया था, जिसमें हमने उसकी कंटेंट को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर नेबरहुड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो कि आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए। उसके बाद दूसरे ही सेशन में हमने उसके ऊपर जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यूपीएससी की तरफ से, ठीक है ना, पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल के अगर हम टाइमलाइन देखें तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास की अगर हम बात करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे द बायलैटरल ग्रुपिंग्स और द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया और एनी अदर पॉलिसी ऑफ द अदर कंट्री जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो दिस हमने ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये हमने ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में कवर किया है। आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स और बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आज की क्लास में विल बी कवरिंग स्पेसिफिकली और बायलैटरल ग्रुपिंग्स जिसमें आपके बायलैटरल रिलेशंस आ जाते हैं। ठीक है, सो टॉपिक फॉर टुडे इज दी बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, जिसमें हमारा पहली कंट्री आती है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम बच्चे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो दोनों ही देशों ने एक दूसरे को अपने ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर इंडिया यूएस इज आवर ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर एंड सिमिलरली फॉर यूएसए आल्सो इंडिया इज इट्स ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये शुरू से तो ऐसा नहीं था, ठीक है ना, हम सबने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हम सबने पढ़ा है कि ड्यूरिंग 1960s 70s एंड 80s जो रिलेशंस थे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, सो दे वर नॉट वार्म इनफ। ठीक है ना, तो वो जो धीरे धीरे दैट कल्मिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ सैंक्शंस व्हिच वर इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय यूएसए आफ्टर द पोखरान 2 जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। रिलेशंस इंप्रूव कब होने स्टार्ट हुए थे? आफ्टर द 2008 सिविल न्यूक्लियर डील। तो आज की डेट के जो हमारे यूएस के साथ प्रेजेंट रिलेशंस हैं उसका जो अगर हम बिगिनिंग देखें, इनिशिएशन देखें, तो वो 2008 के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना, सो द यूएसए एंड इंडिया, सो दे हैव डेवलप्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद ईच अदर। और जब हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक का मतलब है कि देयर मस्ट बी सम एरियाज जहां पे दोनों ही देश एक दूसरे को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं? आपके पास डिफेंस सेक्टर आता है, आपके पास इकोनॉमिक सेक्टर आता है और आपके पास टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन का सेक्टर आता है। अब टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में क्या आएगा? एक आपके पास आएगा नॉर्मल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, जो आपकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, क्वांटम हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी आपकी जो इमर्जिंग ना जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं तो वो एक साइंस एंड टेक आता है। दूसरा आता है आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, आज की डेट में हर एक देश ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी यू नीड मनी, यू नीड फाइनेंशियल हेल्प। तो वो फाइनेंशियल हेल्प हमें इंडिया को कौन दे रहा है? टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय यूएसए। और इस सेक्टर में इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, और अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो दो इंडिया यूएसए तो 2008 का सिविल न्यूक्लियर डील थी, दैट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जिसके बाद से रिलेशंस दोनों ही देशों के बीच में इंप्रूव होने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, सबसे पहले आएगा आपका पॉलिटिकल कोऑपरेशन। तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आती है आपकी हाई लेवल विजिट। ठीक है ना, हाई लेवल एक्सचेंजेस होते हैं। अब हाई लेवल एक्सचेंजेस में क्या आएगा कि हाँ जी, कैसे जो आपकी दोनों कंट्रीज की लीडरशिप है, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इसका मतलब है कि हाँ जी, अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सो दे आर मीटिंग विद ईच अदर, और किन किन एरियाज में सो दे एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंजेस हो रहे हैं। तो कौन कौन से एरियाज है? ठीक है ना, सो दे हैव गॉट द रिस्पेक्टिव लीडर्स, दे हैड सेवरल बायलैटरल मीटिंग्स। ठीक है जी, एंड दे हैव मेट ऑन साइड्स ऑफ मल्टीलेटरल इवेंट्स आल्सो। इसका मतलब है कि जब भी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते हैं तो उनके प्रेसिडेंट से मिलते हैं, यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे तो हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, तो ये वन ऑन वन मीटिंग होती है, तो वो आपकी बायलैटरल मीटिंग हो रही है। ठीक है जी, सो बायलैटरल मीट हो रही है। उसके अलावा दे आर मीटिंग ऑन दी साइडलाइंस ऑफ वेरियस अदर मल्टीलेटरल इवेंट्स। अब वो मल्टीलेटरल इवेंट्स कौन कौन से हैं जहां पे दोनों ही लीडर्स आप एक दूसरे से मिलते हैं? आपका आता है क्वाड। ठीक है जी, सो विच इज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपके आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका आता है यूएस आता है, इंडिया आता है, आपका जापान आता है एंड आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो क्वाड्रिलेटरल में ये 4 देश आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की मीटिंग्स में इंडिया और यूएस एक दूसरे के साथ मिलते हैं। फिर आता है आपका I2U2। अब I2U2 को अगर हम देखें तो मीडिया, जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है, इसे वेस्टर्न क्वाड भी कहता है। ठीक है ना, सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस वेस्टर्न क्वाड और I2U2? आई से इंडिया, ठीक है जी, आई से आता है आपका इजराइल, ठीक है जी, यू से आता है आपका यूएस,
एंड यू से ही आता है आपका यूएई, ठीक है ना। सो इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई, ठीक है। तो ये आपका I2U2 है, यहाँ पे भी हमारे दोनों लीडर्स मिलते हैं। देन यू हैव गॉट द समिट फॉर डेमोक्रेसी एंड अदर इवेंट्स लाइक G7 एंड G20। अब G7 में इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है। G7 एक वो 7 कंट्रीज की ग्रुपिंग है जहाँ पे डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है सारे के सारे। आपका कनाडा है, आपका इंग्लैंड है, आपका फ्रांस है, जर्मनी है, यूएस है, ठीक है ना। तो ये 7 देश इसमें आते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, ठीक है। तो बट इंडिया, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया, इंडिया को ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस एनुअली हमें इनविटेशन मिलता है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। तो उस G7 के समिट में भी हम यूएस के जो लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ 1-on-1 टॉक करते हैं। फिर आपका आता है G20। आपने देखा होगा हाल ही में इंडिया में G20 की मीट होके हटी है, वहां पे भी जो यूएस की प्रेसिडेंट है उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 टॉक हुई है। तो ये वो दिखाते हैं कि ये वो हाई लेवल एक्सचेंजेस है जहां पे हमारे जो दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। फिर अदर विजिट्स, ठीक है ना। सो वी हैव गॉट अदर विजिट्स आल्सो। फिर अदर विजिट्स में क्या आएगा आपका, ठीक है ना, जो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है ना, तो उन्होंने इंडिया को जून 2024 में विजिट किया था ड्यूरिंग ICET समिट, ठीक है ना। देन उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूएसए के, ठीक है ना, एंटनी ब्लिंकन, G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में वो आए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में भी वो आए थे, ठीक है ना, 2023 में। और 5th इंडिया यूएसए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इन नवंबर 2023। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी आपके वो पर्सनालिटीज आ रही हैं विच आर वेरी क्लोज टू द लीडर ऑफ द कंट्री। और ये सिर्फ यूएसए का नहीं है, हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे हमारे डॉक्टर जयशंकर हैं, ठीक है, या फिर हमारे NS हैं, वो भी यूएस जाते हैं। तो वो भी एक हाई लेवल एक्सचेंज में ही आता है, बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर हो गया, NSA होता है, डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो ये बहुत ही बड़े लेवल के हाई स्केल के लीडर्स माने जाते हैं। तो जब ये लीडर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो वो एक हाई लेवल विजिट्स में आते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल एक्सचेंज में हमारा ये आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, उसके बाद आते हैं आपकी डिफेंस कोऑपरेशन। अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं तो डिफेंस में हमारा क्या है, तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ है फॉर इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है ना। सो क्योंकि पहले हमारी जो डिफेंस कोऑपरेशन इतनी नहीं थी, क्योंकि रिलेशन ही हमारा 2008 के बाद इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो 2015 में दोनों के बीच में एक न्यू फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ था फॉर द इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन। तो आज की डेट में जितनी भी कोलैबोरेशन हमारी यूएस के साथ चल रही है, कोऑपरेशन चल रही है, वो सारा का सारा इसी फ्रेमवर्क के अंडर इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है जी। सो 2016 में यूएसए हैज टर्म्ड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर, ठीक है ना। सो बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए कि हाँ जी, यूएसए ने इंडिया को 2016 में अपना मेजर डिफेंस पार्टनर इस्टेब्लिश डिक्लेयर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अलाय नहीं है यूएस के, वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो आल्सो, बट यूएसए हैज टर्म्ड इंडिया एज इट्स मेजर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात आ जाती है, ठीक है जी। फिर उसकी अगर हम और बात करें तो 2018 में ही अगर हम देखें तो इंडिया मूव्ड टू द Tier 1 ऑफ द यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एग्जेम्पशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हाट इज दिस STA? जब भी यूएस के साथ कोई भी डिफेंस डील होती है तो उस डिफेंस डील की जो स्क्रूटनाइजेशन होते हैं दैट इज बीइंग डन बाय द कांग्रेस ऑफ द यूएसए, ठीक है। तो हर एक डील की जो प्रॉपर डिटेल्ड स्क्रूटनी की जाती है कि हाँ जी, देयर इज नो बॉटलनेक, देयर इज नो रेड टेपिज्म, देयर इज नो ब्राइबरी, कुछ भी बीच में इंक्लूड नहीं है। तो प्रॉपर डिटेल स्क्रूटनी होती है, ठीक है ना। बट 2018 की अगर हम बात करें तो इंडिया Tier 1 में एलिवेट हो चुका है, ठीक है ना। Tier 1 में एलिवेट होने का मतलब है कि हमारी हर एक जो डिफेंस डील होगी यूएसए के साथ वो स्क्रूटिनी नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब ऐसे स्क्रूटनाइजेशन होते हैं तो ऐसे में आपकी जो डिफेंस डीलिंग्स होते हैं वो डिले होती जाती है, ठीक है। जब तक वो स्क्रूटिनी प्रोसेस नहीं पूरा होगा आपकी वो डील पूरी नहीं होगी, अकम्प्लिश नहीं होगी। सो इंडिया हैज बीन गिवन दिस ट्रेड ऑथराइजेशन लाइसेंस एग्जेम्पशन, ठीक है जी। तो अगेन दिस इज अ वेरी मेजर थिंग अंडर, अगर हम डिफेंस डीलिंग की बात करते हैं। ओके, देन इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग चलता है। 2+2 में क्या आएगा आपका, फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर। तो यूएसए और इंडिया के दोनों की जो फॉरेन डिग्निटरीज हैं, फॉरेन अफेयर्स की डिग्निटरीज और डिफेंस के जो डिग्निटरीज हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड दे कोऑपरेट विद ईच अदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, सो देयर इज अनदर थिंग दैट इज सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, एंड एक एग्रीमेंट भी हुआ है
इन द असाइनमेंट ऑफ लायसन ऑफिसर्स, ठीक है जी। तो लायसन ऑफिसर्स इस्टेब्लिश हुए हैं, ऑफिस जनरेट किया गया है और दोनों ही कंट्रीज लायसन ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। सो उसी के अकॉर्डिंगली इंडिया ने भी अपना एक एलओ लायसन ऑफिसर को इस्टेब्लिश किया है टू यूएसए स्पेशल ऑपरेशन कमांड फोर्सेस, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये वो एरियाज हैं, ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपकी डायरेक्ट जो डीलिंग्स हैं विद द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट वो और इजी करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट दैट दे आर सेइंग दैट इंडिया इज उसका उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, इस यही कहने से हो जाएगा पूरा, तो ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ डिफेंस अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, वो कौन कौन से अग्रीमेंट्स है। 2016 में हमने किया था लेमोआ विच इज लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है जी। फिर 2018 में हमने किया था कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसे कि हम कॉमकासा कहते हैं। फिर उसके बाद 2018 में ही हमने किया था मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट फॉर डिफेंस इनोवेशन कोऑपरेशन। 19 में हमने किया है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अरेंजमेंट और 20 में हमने किया है बेका विच इज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो ये 5 एग्रीमेंट्स हैं और इनमें से 4 दे आर एंटायरली डेडिकेटेड टू डिफेंस सेक्टर, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसए की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, एंगेजमेंट उसे बहुत हम कहते हैं कि डीपन अप करता है, क्योंकि ये वो एग्रीमेंट्स हैं जिसके जरिए वी आर गिवन एक्सेस ऑफ यूएस जीपीएस सिस्टम। एक सिविलियन पर्पसेस के लिए होता है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए होता है। इंडिया हैज बीन गिवन द एक्सेस टू मिलिट्री पर्पसेस ऑफ जीपीएस ऑल्सो। रिफ्यूलिंग के लिए हमें प्रोविजन मिली जा चुकी है बाय द यूएसए। अगर हमें यूएस के किसी भी पोर्ट फैसिलिटी को यूज करना है फॉर एनी रिफ्यूलिंग फॉर एनी रिप्लेनिशमेंट तो हम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यूएस ने भी हमारा करेगा, ठीक है जी। देन वी आर बीइंग गिवन द एक्सेस टू द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिमिलरली यूएसए इज आल्सो बीइंग गिवन एक्सेस, एंड दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं बताएंगे। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं which have been signed between India and USA, ठीक है जी। एंड देन अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट दोनों कंट्रीज की अगर हम देखें तो $20 बिलियन इज द नंबर, ठीक है ना, जिसके बेसिस के ऊपर या फिर इतना वो नंबर है, ठीक है, जो कि हम जिस मात्रा का या जिस अमाउंट का हम यूएसए से ले रहे हैं अपना डिफेंस हार्डवेयर ले रहे हैं, ठीक है जी। देन अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम एम्यूनिशन की बात करते हैं तो C-130J, C-17 अपाचे, चिनूक, MH-60R हेलीकॉप्टर्स एंड P-8I, ठीक है ना। तो ये कुछ आपके मेजर यूएस बेस्ड हार्डवेयर है, ठीक है, जो कि हम यूएसए से ले रहे हैं, ठीक है। देन ऑल्सो दोनों ही कंट्रीज के बीच में डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप भी स्टैब्लिश हुआ है जो कि क्या करेगा, विच इज वर्किंग ऑन फास्ट ट्रैकिंग द टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड को प्रोडक्शन इन द एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। अगर हम यहाँ पे देखें, हम ये उनसे ले रहे हैं, अपाचे हमने उनसे लिया है, चिनूक हमने उनसे लिया है, ये हमने लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2023 में एक नया रोड मैप ही साइन कर लिया गया है कि जिसके अंदर आपकी को प्रोडक्शन की बातें की जा रही हैं कि अब इंडिया एंड यूएसए विल बी को प्रोड्यूसिंग दीज हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर, ठीक है ना। सो अगेन अ वेरी वेरी बिग थिंग। देन दोनों ही कंट्री के बीच में एक आपका एक इकोसिस्टम भी इस्टेब्लिश हुआ है विच इज इंडस एक्स, ठीक है ना, जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज, इंक्यूबेटर्स, कॉर्पोरेट्स, ठीक है जी, थिंक टैंक्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, ये सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे होके हाउ कैन वी इंप्रूव द डिफेंस कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर जिसे कि हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं, वो यहाँ पे उसके लिए आपका ये इंडेक्स एस हैज बीन गिवन अ किक स्टार्ट बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ठीक है जी। तो दिस वाज अबाउट द डिफेंस। लास्टली अगर हम देखें बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, पहले हमने देखा है कि हाँ जी कौन कौन से एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, फिर नंबर कितना है हमारा डिफेंस ट्रेड का, कौन कौन से हम उनसे हार्डवेयर ले रहे हैं। अब अगर डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो हमारी आर्मी करती है, दोनों कंट्रीज की आर्मी करती है युद्ध अभ्यास, ठीक है जी। स्पेशल फोर्सेस करती हैं आपकी वज्र प्रहार, नेवी की आपकी मालाबार, ठीक है जी। अब ये आपकी जो मालाबार है ये आपकी कोड के अंदर आती है, ठीक है जी। तो नेवी आपकी जो होती है वो मालाबार है, ठीक है ना। एयर फोर्स स्कोप इंडिया, देन टाइगर ट्रायम्फ इज द ट्राइसर्विस, तीनों ही सर्विसेज की जो एक्सरसाइज है वो हमारी टाइगर ट्रायम्फ है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन कौन सी हैं, कुछ और भी है, कौन कौन देख लेते हैं। रेड फ्लैग है, रिमपैक है, कटलेस एक्सप्रेस है, सी ड्रैगन है, मिलन है, ये दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ओनली, ठीक है ना, इंडिया ही इसे ऑर्गेनाइज करता है। तो ये कुछ और आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहाँ पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपके आंसर में यू शुड बी हैविंग दीज फैक्ट्स, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, कम से कम एक दो तो डेफिनेटली होने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन
अगर हम बात करते हैं 2022 में अंडर द पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, तो हमारी एक नेवल शिप है आईएनएस सतपुरा, ठीक है ना। तो दैट वाज द फर्स्ट इंडियन नेवल शिप जिसने कि यूएस के मेनलैंड को विजिट किया था, ठीक है ना। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ जी, अब ये दिखाता है कि एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए डिफेंस कोऑपरेशन, कि हाँ जी किस हद तक दोनों कंट्रीज डिफेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर डिफेंस था, अब कुछ इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ जी दोनों कंट्रीज किन किन एरियाज में कर रहे हैं। सो बोथ द कंट्रीज आर वर्किंग टुगेदर इन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, तो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी दे आर वर्किंग टुगेदर। देन सिक्योरिटी कोऑपरेशन जिसमें आपकी मेनलैंड सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है जी, जिसमें आपके आ जाते हैं, ठीक है ना, और हमारा आते हैं होम मिनिस्टर आते हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी आते हैं, ठीक है जी। देन काउंटर नार्कोटिक्स कोऑपरेशन, ठीक है जी, एंड योर साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से एरियाज में हम दोनों कंट्रीज कर रहे हैं। सो यू हैव गॉट द काउंटर टेररिज्म, यू हैव गॉट द काउंटर नार्कोटिक्स एंड यू हैव गॉट द साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो ये वो एरियाज है जहां पे अगेन द कंट्रीज आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, ठीक है जी। अब अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, तो ट्रेड इकोनॉमिक्स अगर हम डेटा देखें तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर को देखें तो यूएसए वाज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया। कितना एफडीआई यूएसए की तरफ से हमें मिला है? क्लोज टू $5 बिलियन, ठीक है जी। $5 बिलियन का हमें जो एफडीआई इंडिया में आया है, विच वो कितना पड़ता है, बनता है, दैट इज ऑलमोस्ट 9% ऑफ द टोटल एफडीआई जो कि इंडिया में आया है। तो यूएसए ने इंडिया में जितना एक साल में एफडीआई आया है उसका 9% अकेला यूएस से आया है, ठीक है जी। तो दैट वाज अबाउट एफडीआई, ठीक है ना। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स के ट्रेड की बात करते हैं, गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं, तो $190 बिलियन का ट्रेड है। और ये कहीं ना कहीं ये इसकी वजह से यूएसए इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा चाइना आएगा। सो $190 बिलियन का जो ट्रेड है इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विसेज के सेक्टर में कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब डायलॉग मैकेनिज्म, जब हमने हाई लेवल विजिट्स की बात की थी तो हाई लेवल विजिट्स में आपके आते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट, फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर्स, आपके डिफेंस मिनिस्टर्स। उसके अलावा और कौन कौन से डायलॉग मैकेनिज्म है जिसके जरिए दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। देन यू आपका आता है इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, ठीक है जी, ये 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसका भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। अब ये क्या कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज वर्किंग टुगेदर टू ब्रिंग दी गवर्नमेंट्स and the industry from both the sides to discuss the innovation in electronics and IT sector, ठीक है। Then you have got the Indo-US commercial dialogue also। ये क्या करता है, ये standard ease of doing business, travel and tourism और commercial significance के बाकी टॉपिक्स को ये डिस्कस करता है। ये आपका जो फोरम है, डायलॉग है, कमर्शियल डायलॉग है। अब यहाँ पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जाएंगे, ठीक है जी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, विच इज IPEF। अगर इसकी बात करते हैं तो इंडिया ने इसको 2022 में ज्वाइन किया है। अब बच्चे अगर हम इन फैक्ट्स को देखें तो जनरली आपके न्यूज़पेपर्स में ये एक इंडिविजुअल फैक्ट्स आता है, ठीक है ना। आपके करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में ये इंडिविजुअल फैक्ट्स आते हैं। तो यू शुड बी नोइंग कि आपको इन फैक्ट्स को अपने आंसर में कैसे इंक्लूड करना है, क्योंकि तभी इस चीज को पढ़ने का फायदा है, ठीक है ना। तो 2022 में हमने IPEF को ज्वाइन किया था। अब IPEF की बात करते हैं तो इस IPEF में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है जी। इंडिया ने इन 4 पिलर्स में से 3 को ज्वाइन किया है। कौन कौन से हैं, ठीक है ना। आपका आता है सप्लाई चेन, ठीक है जी, नंबर 1 इज सप्लाई चेन, नंबर 2 इज टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड नंबर 3 इज क्लीन एनर्जी, ठीक है ना। तो 4 पिलर्स में से इंडिया ने 3 को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप और द क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, ठीक है ना। सो ये क्या है, अब हमने हाई लेवल विजिट देख लिया है, हमने डिफेंस देख लिया, हमने ट्रेड देख लिया है, ठीक है जी। हम अब देखते हैं कि हाँ जी क्लीन एनर्जी को लेके व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द नेशंस। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक 2030 का एजेंडा पार्टनरशिप साइन हुई है, विच इज क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है जी। ये क्या कर रहा है, ठीक है ना, दिस इज वर्किंग ऑन 5 डिफरेंट सेक्टर्स। 5 पिलर्स हैं इसके। Power and energy efficiency, number 2 is renewable energy, number 3 is responsible oil and gas, number 4 is sustainable growth and 5वां आता है आपका emerging fuels and technologies। अब इसी emerging में क्या आएगा आपका हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स एंड वेस्ट टू एनर्जी बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो emerging जो आपका आता है emerging fuels and technologies है। तो क्लीन एनर्जी एजेंडा है, तो उस क्लीन एनर्जी एजेंडा के ये 5 आपके पिलर्स आते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो ऑलरेडी दोनों कंट्रीज के बीच में जो हाइड्रोकार्बन का जो ट्रेड है
वो 13.6 बिलियन डॉलर्स का चल रहा है। अगेन अ वेरी बिग नंबर, ठीक है ना। तो दिखाता है कि हाँ जी एनर्जी के सेक्टर में भी कैसे हम यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हम अकेला सिर्फ उनसे हम उनसे सिर्फ अकेला टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे, फिर डिफेंस नहीं ले रहे, हमारी उनसे ऑयल की ट्रेडिंग भी हो रही है, क्रूड ऑयल भी ले रहे हैं कि यूएस बेस्ड जो क्रूड ऑयल है वो भी हम ले रहे हैं उनसे। जो हमारा हाइड्रोकार्बन ट्रेड है वो आपका 13.5 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हमारा पहुंचा हुआ है, ठीक है जी। और क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए ने इंडिया और फ्रांस लेड आईएसए को भी ज्वाइन किया हुआ है और इसे रैटिफाई भी किया हुआ अपनी कंट्री में, ठीक है जी। यूएसए इज आल्सो मेंबर ऑफ सीडीआरआई, ठीक है ना, विच इज कोalition फॉर डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी इंडिया लेड इनिशिएटिव है, इसको यूएसए ने ज्वाइन किया है। और इंडिया ने किसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है? द मेजर इकोनॉमिक फोरम विच इज होस्टेड बाय यूएस, जिसका मेन फोकस ऑफ एक्शन है आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो इंडिया इसका मेंबर बना हुआ है। तो हमने अभी देखा है पॉलिटिकल कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है, एंड आपका अब आता है क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन, ठीक है जी। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस कोलैबोरेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेस की अगर हम देखें तो इसरो, नासा एंड एनओएए विच इज नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस का एक बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है यूएस में, ठीक है ना। तो इसरो हमारा जो अब इसरो है वो नासा और एनओएए के साथ मिलके स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है जी। सो दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक डायलॉग मैकेनिज्म्स भी बना हुआ है फॉर वर्किंग ऑन द सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप। एंड इसरो एंड नासा दे आर आल्सो वर्किंग टुगेदर ऑन निसार विच इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर आपका टेलीस्कोप है, रडार है, ठीक है ना, जिसके ऊपर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जब इंडिया ने सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे चंद्रयान-3, ठीक है ना, लॉन्च कर दिया था, तो उसके बाद नासा ने अपना इंटेंट शो किया है कि वो इंडिया के साथ इन फ्यूचर मार्स मिशन के ऊपर भी काम करना चाहेगा, ठीक है। तो ये दिखाता है कि हाँ जी कैसे डिफरेंट एमर्जिंग सेक्टर्स में इंडिया एंड आपका जो यूएस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दैट वाज अबाउट द स्पेस सेक्टर। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यू हैव गॉट दिस आईसीईटी। ये हमने अपने हमारी पहली जो स्लाइड थी आज की क्लास की उसमें भी हमने बात की थी कि हाँ जी आईसीईटी के लिए आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, ठीक है जी। सो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। सो बोथ द कंट्रीज दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर ऑन how you can working to work together on the new and emerging critical technologies, ठीक है जी। तो वो कौन कौन से आते हैं, ठीक है। उसमें आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स, टेलीकॉम सेक्टर, स्पेस सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सेक्टर, एमर्जिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है जी। अब इसी के अंदर अगर हम देखें, ठीक है ना, अभी हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की है तो हाल ही में इंडिया में गुजरात में और असम में सेमीकंडक्टर्स की एक फैक्ट्री स्टैब्लिश होनी है, ठीक है ना। ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है that is being provided by US only, ठीक है। सो ये अगेन दिस शोज द एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है जी। अब हेल्थ कोऑपरेशन अगर हम बात करते हैं सो अंडर द बायलेटरल वैक्सीन एक्शन प्लान इंडिया एंड यूएसए ने मिलके रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया होता है विच इज वेरी फेटल इन इंडिया, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रोटावैक्स एक वैक्सीन डेवलप की है, ठीक है ना, ठीक है ना, एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। दिस इज बीइंग डन विद द हेल्प ऑफ बोथ द नेशंस, ठीक है जी। एंड इंडिया इज सप्लाइंग 40% ऑफ टोटल जेनेरिक फॉर्मुलेशन जो कि यूएसए में मार्केटिंग होती है। तो यूएसए की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका जो 40% जो सप्लाई है वो इंडिया से जाती है। अगेन अ बिग नंबर। एंड Indian institutions are also working together to promote Ayurveda in USA, ठीक है ना। तो इंडिया यूएस में आयुर्वेद को भी प्रमोट किया जा रहा है बाय सर्टेन इंडियन कंपनीज, ओके। अब एजुकेशनल एंड कल्चरल कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो फुलब्राइट नेहरू बाय नेशनल प्रोग्राम, ठीक है जी। सो इस प्रोग्राम के अंडर, ठीक है जी, स्कॉलरशिप्स और ग्रांट्स दिए जाते हैं टू बोथ यूएस एंड इंडियन स्कॉलर्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो ये फुलब्राइट नेहरू आपका जो बाय नेशनल प्रोग्राम है। सो स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स दोनों दी जाती हैं किसको? यूएसए और इंडिया दोनों के ही स्कॉलर्स को, प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस ज्ञान जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है जी, दैट इज ऑल्सो बीन एक्सटेंडेड, ठीक है, जिसके अंदर आपके 1000 यूएसए के जो टीचर्स है जो इंडिया में आएंगे और यहाँ पे आके इंडियन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगे। तो ये कोलैबोरेशन हुई है अंडर द ज्ञान प्रोग्राम, ठीक है। फिर अगर हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो क्लोज टू 4.5 मिलियन डायस्पोरा हमारा यूएसए में रहते हैं। एंड
वो डायस्पोरा है विच इज वर्किंग ऑन द, हम कह सकते हैं कि हाँ जी वेट वेरी रिप्यूटेड पोस्ट, ठीक है ना, अथॉरिटेटिव पोस्ट में है, और कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसए को डिप्लोमेटिकली एक दूसरे के करीब लाने में इस डायस्पोरा का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं 2008 की जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी उसको फ्रक्टिफाई करने में भी डायस्पोरा का सबसे बड़ा हाथ था, ठीक है जी। So 4.5 million Indian Americans, ठीक है ना, so they reside in USA, so they constitute the third largest Asian ethnic group in US country, ठीक है जी। यूएसए में थर्ड लार्जेस्ट एशियन एथनिक आपकी कम्युनिटी है, ठीक है ना। अब दैट वाज अबाउट दी कोऑपरेशन कि कौन कौन सी एरियाज में दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रहे हैं। अब देयर मस्ट बी सम चैलेंजेस आल्सो, देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सो इकोनॉमी रिलेटेड अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है आपका मिनी ट्रेड वॉर, ठीक है जी। सो मिनी अगर हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं तो जनरली पहले क्या होता था कि यूएसए यूज्ड टू गिव इंडिया the privileges under the generalized system of preference। ये क्या सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। जीएसपी के अंदर जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे यूएस है चाहे यूरोपियन यूनियन है, वो डेवलपिंग कंट्रीज को ड्यूटी फ्री एक्सेस देते थे ताकि उनके जो ट्रेड है वो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बढ़ सके, ठीक है ना। जो इम्पोर्ट बैरियर्स हैं वो कम होते हैं ताकि ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके, ट्रेडिंग ईजी हो सके। अब बिकॉज इंडिया इज डेवलपिंग, इंडिया इज ग्रोइंग, ठीक है ना, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है, तो उसके अंडर फिर यूएसए ने 2020 में इस जीएसपी के अंडर जो हमें प्रिविलेजेस मिलते थे वो विड्रॉ कर ली, ठीक है ना, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इंडिया डज नॉट नीड सच प्रिविलेजेस, ठीक है ना। तो इन रिटेलिएशन इंडिया ने क्या किया, ठीक है जी, इंडिया वेंट ऑन टू हाइक द टैरिफ ऑफ सर्टेन अमेरिकन गुड्स, जिसमें आपके एप्पल्स, वॉलनट्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स आते थे। तो अगेन क्या हो गया स्टार्ट, आपका एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, ठीक है जी। फिर इंडियाज हाई टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है जी। सो अगेन यूएसए को इस चीज से दिक्कत है कि इंडिया ने कई ऐसे यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेड बैरियर्स है बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, जो हाइक्स हैं, जो रेट है, ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी वो बहुत ज्यादा है, जिसमें प्राइमरली आपकी मेडिकल डिवाइसेस और जो आपकी इथेनॉल है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। तो अगेन दैट इज नॉट समथिंग विच गोज गुड विद द यूएसए, तो उसको यहाँ से दिक्कत आती है। फिर उसके बाद अगर हम और बात करें, और क्या है, WTO की एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये आपने जनरली इकोनॉमी में पढ़ाई होगा, सो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है ना। सो दैट इज आल्सो इकोनॉमिक रिलेशन चैलेंज है जो कि आपकी एमएसपी के ऊपर होती है। तो दैट इज दिस इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन, या दिस इज द कह सकते हैं कि एन इशू बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी के ऊपर आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, देन आता है आपका पुअर एनफोर्समेंट ऑफ आईपीआर, हाँ जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूएसए का कहना है कि हाँ जी इंडिया डज नॉट हम कह सकते हैं कि अपनी पॉलिसीज को इतना स्ट्रांग नहीं बनाता है जिसके अंडर इंडिया में जो यूएस के जो R&D के बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जारी होते हैं उनको प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हाँ जी उनके जो रिसर्चर्स हैं, उनकी जो हार्डकोर मेहनत है उसको इंडिया दैट डज नॉट, ठीक है ना, takes the initiatives to enforce the IPR rights of these particular research professionals in India. So that also becomes a challenge between both the countries, ठीक है ना। So उसी वजह से India continues to feature in the priority watch list, ठीक है जी। फिर उसके बाद और क्या हमारा क्या आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल चैलेंजेस। पॉलिटिकल चैलेंजेस में क्या आएगा, सबसे पहले आता है आपका यूएस कैप ऑन H1B वीजा। अब ये H1B वीजा क्या होता है, ठीक है जी। H1B वीजा वो होता है जिसकी वजह से, जिसके बाद आपके आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, ये इमिग्रेंट वीजा है, ठीक है ना। आईटी प्रोफेशनल्स यूएस कंपनीज में एम्प्लॉय हो सकते हैं और फिर वहां पे वो रह भी सकते हैं, ठीक है ना। हमारी कंट्री अगर हम देखें तो हमारी कंट्री में आईटी प्रोफेशनल बहुत ज्यादा हैं, तो जितने भी आईटी प्रोफेशनल जो सिलिकॉन वैली में काम करना चाहते हैं वो H1B वीजा के अंडर ही जाते हैं। और यूएस से इस H1B वीजा के ऊपर एक हम कहते हैं क्वांटिटेटिवली बैन लगाता है, कैप लगाता है कि हाँ जी एक कंट्री को इतने ही वीजा इशू किए जाएंगे। सो दैट इज द चैलेंज बिटवीन बोथ द नेशंस, ठीक है जी। सेकंड चैलेंज क्या है आपका, द पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑफ डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है जी। हमारी कंट्री क्या कहती है कि जितनी भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहां पे जहां पे इंडियंस का डेटा स्टोर होता है, दे शुड बी स्टोर इन इंडिया इटसेल्फ, एंड फॉर दिस थिंग टू हैपन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारा का डेटा फिर और क्योंकि जनरली सबसे जो बड़ी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो Amazon ही है, तो Amazon फाइंड्स दिस थिंग एज अ ट्रेड डिस्क्रिमिनेटरी, कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारा का सारा डेटा यूएस से निकाल के इंडिया में शिफ्ट किया जाएगा। तो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपकी जो ई कॉमर्स की पॉलिसी और डेटा लोकलाइजेशन की है, सो दैट इज कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि वो एक अनफेयर पॉलिसी है, ठीक है, दोनों जो कि इंडिया परस्यू कर रहा है, ठीक है जी। फिर और क्या पॉलिटिकल आपका आता है कि हाँ जी एंडिंग द ईरानियन ऑयल वेवर्स फॉर इंडिया,
अगर हम बात करते हैं तो यूएसए की एक आपका यूएसए ने अपना एक एक्ट पास किया हुआ है जिसे कि हम काटता कहते हैं, विच इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। अब इस काटसा के अंडर यूएसए विल बी पुटिंग सैंक्शंस ऑन ऑल दोज कंट्रीज हु आर ट्रेडिंग विद अमेरिकाज एडवर्सरीज, ठीक है ना। और ईरान इज एन अमेरिकाज एडवर्सरी, तो अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग सैंक्शंस ऑन इंडिया बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब हमारे लिए वी आर ट्रेडिंग विद रशिया ऑल्सो, बट रशिया से जो हमने S-400 मिसाइल सिस्टम लेना है उसके लिए हमें यूएस एग्जाम्पशन मिली हुई है, बट वही एग्जाम्पशन हमें ईरान के तेल से नहीं मिली है। एंड वी हमारे लिए वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ इरानियन ऑयल आफ्टर चाइना, ठीक है। सो एंड ऑल्सो मोर अगर हम बात करें, ईरान इज डिप्लोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दैट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक कंट्री। तो हम ईरान से अपना तेल लेना नहीं छोड़ सकते हैं, और यूएसए ने हमें वो कोई एग्जाम्पशन नहीं दी हुई है। एंड यूएसए इज कॉन्टिन्यूसली आस्किंग इंडिया कि जितना भी हम ईरान से तेल ले रहे हैं वी हैव टू कट डाउन दैट परचेज बट बाय 1/3। सो अगेन दैट इज अ चैलेंज बिटवीन बोथ द नेशंस, ठीक है जी। और डिफेंस मिलिट्री अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, सो अभी मैंने आपको S-400 की बात बताई ही दी है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इरिटेशन। फिर उसके बाद इंडिया ने, ठीक है ना, जो चाइनीज फर्म है हुआवी, ठीक है ना, उसको बैन नहीं किया है फॉर द 5G ट्रायल्स। तो अगेन दैट डज नॉट गो वेल विद द यूएसए बिकॉज यूएसए डज नॉट वांट चाइनाज लाइक हम कह सकते हैं चाइनाज प्रेजेंस इन दी 5G ट्रायल्स, ठीक है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दैट इज ऑल्सो एन इरिटेंट। एंड लास्टली अगर हम कह सकते हैं कि हाँ जी, यूएसए का अफगानिस्तान को छोड़ के जाना और इसके बारे में इंडिया को कुछ ना बताना, अगेन अ चैलेंज, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम ईयर्स की बात, नंबर्स की बात करें तो 2016 में यूएसए ने इंडिया को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। सो इसका मतलब है कि हाँ जी, हम यूएसए के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। और 2020 में, नॉट इवन 2021 में वो अफगानिस्तान को छोड़ के गया था अमेरिका, ठीक है ना। 2021 में यूएसए ने अफगानिस्तान को छोड़ने का डिसीजन लिया था, ठीक है ना। और ऐसे केस में वो कंट्री जिसकी वजह से जो टेररिज्म है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है, यूएसए ने इंडिया को कुछ भी नहीं बताया, तो देन दिस डज नॉट गो वेल विद इंडिया, ठीक है ना। सो अगेन दिस इज अ चैलेंज बिटवीन बोथ द नेशंस, और कहीं ना कहीं इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को खराब कर सकता है ये पर्टिकुलर स्टेप, ठीक है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट इंडिया एंड यूएसए, ठीक है ना। तो ये चैलेंज है। अब अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो वे फॉरवर्ड की जब भी अगर हम देखते हैं बच्चे, तो वे फॉरवर्ड में इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ कैन यू मैनेज द चैलेंजेस, ठीक है ना। अब चैलेंजेस एक दिन में या 1-2 महीने में नहीं सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। मैनेजिंग द चैलेंजेस दे टेक देयर ओन टाइम, बट वी शुड वर्क टुगेदर, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो हमने इंडो यूएस ट्रेड आपका जो इकोनॉमिक फोरम की हमने बात की थी, ठीक है ना, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच हैज द पोटेंशियल कि जितने भी ट्रेड रिलेटेड इश्यूज है ना वो उस फोरम के थ्रू हम उन इश्यूज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद क्वाड, इट इज वन सच प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम एक दूसरे के साथ मिलके जो हमारी कॉमन इंटरेस्ट की चीजें है ना उनको हम सॉल्व करें, रादर देन वर्किंग ऑन हाउ कैन यू मैनेज द चैलेंजेस, ठीक है ना। तो कॉमन इंटरेस्ट की चीजों के ऊपर पहले काम करने की जरूरत है, रादर देन वर्किंग ऑन दी हाउ कैन यू सॉल्व द चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस दे टेक देयर ओन टाइम टू गेट रिजॉल्व, ठीक है ना। सो the ideal it is to work on the areas of mutual interest rather than working on the solving the challenges they will get solved over a period of time। जैसे 1960s और 70s के जो चैलेंज थे इंडिया और यूएसए के बीच में वो इवेंचुअली वो सॉल्व हो गए थे, तो ये भी सॉल्व हो जाएंगे, बट नीड ऑफ द आवर इज टू वर्क ऑन दी अदर एरियाज जहां पे दोनों कंट्रीज का कॉमन इंटरेस्ट आता है, ठीक है जी। और ये सिर्फ यूएस का नहीं है, ये हर कंट्री के साथ आता है, चाहे वो आप यूएसए की बात कर ले, चाहे वो रशिया देख ले, चाहे वो आप श्रीलंका या फिर जापान देख लीजिए, तो हर कंट्री के साथ यही आप दिस इज द हाउ यू कैन ड्राइव योर वे फॉरवर्ड, ठीक है। अब दूसरी कंट्री की अगर हम देखते हैं बात, तो पहले हमने इंडो यूएस देखा था जिसमें हमने बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया था, तो दूसरी कंट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी आती है इंडिया एंड जापान। अब अगर हम इंडिया में और जापान की बात करती हूँ, तो हमारी कंट्री में ऐसा कोई देखकर घर नहीं होगा, परिवार नहीं होगा जिसकी पहली गाड़ी मारुति ना हो, ठीक है ना। बहुत कम है जिसकी कोई और कार होगी, बट 90 से 95% जो घर हैं जब उन्होंने अपनी पहली गाड़ी ली थी तो दैट वाज मारुति, ठीक है ना। तो सुजुकी मोटर्स के अंडर वो आई थी। तो व्हाट इज सुजुकी को किस नेशन की कंपनी है सुजुकी? जापान। तो कहीं ना कहीं ये क्या चीज है कि हाँ जी, दिस शोज दी ओल्ड एज रिलेशंस, या फिर हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान, की कब से हमारे जापान के साथ रिलेशंस अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो रिलेशंस बिटवीन दोनों टू बोथ द कंट्रीज, सो दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री व्हिच इज रूटेड इन स्पिरिचुअल अफिनिटी एंड लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशनल टाइज। स्पिरिचुअल अफिनिटी भी है एंड सिविलाइजेशनल टाइज भी है दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है जी। और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं
तो दे गॉट एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1952 एंड उसी के बाद से जापान इज रिगार्डेड एज इंडियाज की पार्टनर इन इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम किसी एक देश का नाम लेते हैं शुरू से ही, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले आता है, नॉट इवन यूएसए, वो आता है आपका जापान, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कि हाँ जी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जापान का कितना बड़ा हाथ है, ठीक है। सो जब इंडिया एंड जापान, सो दे हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद फोकस ऑन इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिफेंस टाइज। तो इकोनॉमी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और डिफेंस टाइज, तीनों ही सेक्टर्स में इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। कौन कौन से जॉइंट इनिशिएटिव्स इन दोनों कंट्रीज के बीच में, आपका आता है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, विच इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है ना। तो इंटरनेशनली वी बोथ, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, सो देयर मस्ट बी सम एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो वो कौन कौन से हैं आपके, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर और आपका आता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, ठीक है जी। अब बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे तो देयर मस्ट बी समथिंग विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। तो विद इन इंडिया क्या क्या है, ठीक है जी। सो जापान हैज बीन अ लीडिंग फाइनेंशियल डोनर टू इंडिया, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ द ओडीए विच इज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। जापान की या फिर हर डेवलप्ड कंट्री का कुछ डेवलपमेंट असिस्टेंस ग्रांट होता है कि जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, ठीक है ना। तो उस ओडीए का बहुत बड़ा हिस्सा जापान इंडिया को देता है और यही ओडीए इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, ठीक है जी। और कौन कौन से इस ओडीए की मदद से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में चल रही हैं, ठीक है जी। सो वी हैव गॉट द दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड द अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल, ठीक है। तो ये वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं विच आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापानीज ओडीए। और ये हमारी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल है, इसे ही हम कहते हैं आपके बुलेट ट्रेन, यही आपकी बुलेट ट्रेन के अंडर आती है, ठीक है ना। अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया है कौन सा आता है आपका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ठीक है ना। तो ये जिसमें आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ देश भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें इंडिया और अफ्रीका जापान मिलके इन कंट्रीज के जरिए अपनी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को इंप्रूव कर रहा है, ठीक है जी। अब डिफेंस टाइज की बात करते हैं, ठीक है जी। सो डिफेंस टाइज में क्या आएगा, सबसे पहले तो क्वाड ही आ गया आपका, ठीक है ना। सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया एंड इसके अंदर आती है आपकी मालाबार एक्सरसाइज, प्लस यू हैव गॉट द इंडिया जापान एंड यूएस से जो ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है वो भी आती है। फिर अगर दोनों कंट्रीज की बायलेटरली देखें तो आपकी धर्म गार्डियन आती है और आपकी शिन्यू मैत्री है, ये बायलेटरली दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ करते हैं। फिर लाइक यूएसए जापान के साथ भी इंडिया 2+2 डायलॉग कंडक्ट करता है, ठीक है जी। देन फर्स्ट इंडिया जापान जॉइंट फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये तो है कि नॉर्मल एक्सरसाइज होना, अब है कि जी इंडिया जापान के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें इंडिया ने फाइटर एयरक्राफ्ट की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है, अगेन अ बिग थिंग फॉर अस, ठीक है ना। अभी हमने बात की है जापान इंडिया यूएस समिट एंड माइन काउंटर मेजर्स एक्सरसाइज विच इज माइनेक्स, ठीक है ना, एंड कोप इंडिया जो कि आपकी एयरफोर्स की आती है, ठीक है जी। तो ये कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जहां पे इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करता है। अगर हम रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों ही कंट्रीज दे गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिंग आसियान सेंट्रलिटी एंड यूनिटी फॉर प्रमोटिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक। जब हमने क्वाड की बात की है तो क्वाड का जो मेन एरिया ऑफ एक्शन है वो इंडो पैसिफिक रीजन है। तो हर देश ने अपनी अलग इंडो पैसिफिक पॉलिसी लॉन्च की है। तो जो इंडिया की इंडो पैसिफिक पॉलिसी है वही जो इंडो पैसिफिक विजन है, वही जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, काफी हद तक जापान की भी सेम है। तो दिखाता है, ये चीज दिखाती है कि हाँ जी कैसे दोनों देशों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल माइंडसेट है वो सेम है, कैसे दोनों ही देश एक ही जैसे इश्यूज को टैकल करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है जी, विच इज आसियान सेंट्रलिटी एंड प्रमोटिंग पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, अनइम्पेंडेड लॉफुल कॉमर्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है जी, जो कि आपकी कहीं ना कहीं आपका यूएन क्लॉज भी यही चीज कहता है कि हाँ जी दैट देयर शुड बी पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। इंडिया और जापान भी यही चीजें बोलते हैं कि हाँ जी देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है। एंड दे बोथ द नेशंस दे एम्फसाइज फॉर द नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल पार्टनरशिप इन काउंटरिंग टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, जिसकी वजह से काफी हद तक इंडिया ने बहुत सफर किया है एंड जापान इज सपोर्टिंग इंडिया इन मैनेजिंग ऑल दीज इश्यूज, ठीक है।
अब कुछ थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स के नाम देख लेते हैं दोबारा से कि कौन कौन से दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहे हैं। ठीक है जी। सो इंडिया को 1958 ऑनवर्ड्स ही आपके जो लोन्स और ग्रांट असिस्टेंस मिल रहे हैं, ठीक है ना, एज अ बायलेटरल डोनर फ्रॉम जापान, ठीक है ना। सो $90 बिलियन फ्रॉम ऑल दी ओडीए जो कि इंडिया को मिला है, उसमें से $90 बिलियन है। सो दैट हैज गॉन इनटू दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है विच इज अ प्रोजेक्ट ऑफ 50,000 करोड़, उस 50,000 करोड़ में भी जो 38,000 करोड़ है वो जापानीज असिस्टेंस से आया है। अगेन वेरी वेरी बिग नंबर दिस इज। तो $90 बिलियन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका 50,000 करोड़ में से, ठीक है ना, 38,000 करोड़ अकेला जापान हमें दे रहा है। ठीक है ना। सो देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जापान का जो ओडीए दैट इज आल्सो हेल्पिंग इंडिया इन पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो ये वो दिखाता है कि वो एरियाज हैं जहां पे अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज में भी जापान इंडिया को हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। एंड देन जापान इज बैकिंग दी मोस्ट सॉर्ट आउट द बुलेट ट्रेन जो आपकी सर्विसेज विच इज अहमदाबाद मुंबई जो हाई स्पीड रेल सर्विसेज हैं जिससे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, दैट इज आल्सो बीइंग अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ जापान इटसेल्फ। ठीक है। अब ये तो है ट्रेडिशनल है, अब कुछ न्यू एरियाज भी होंगे एंगेजमेंट के, तो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। पहले आती है आपकी कूल ईएमएस सर्विसेज जिसमें आपका जापानीज फूड आइटम्स they are transported in cool boxes from Japan to India through postal channels. So this is something new. जापान से इंडिया में कूल बॉक्सेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जिसमें खाने की चीजें आ रही हैं। ठीक है जी। देन डिजिटल पार्टनरशिप हो रहे दोनों कंट्रीज के बीच में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज आल्सो बीइंग अंडरटेकन बिटवीन बोथ। बिकॉज अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जापान इज नोन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी एंड वी नीड द एक्सेस टू दैट टेक्नोलॉजी, अगेन दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन बोथ द नेशंस। ठीक है जी। and integration between आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट एंड द जापानीज एशिया हेल्थ एंड वेलबींग प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो हेल्थ के सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये तो है कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से एमर्जिंग एरियाज हैं। अब आती है बात कि हाँ जी चैलेंजेस भी तो कुछ होंगे, जैसे यूएस के सेक्टर की अगर हम बात करें, यूएस में भी कुछ चैलेंजेस हैं, नो डाउट कोऑपरेशन बहुत है बट चैलेंजेस भी बहुत हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से जापान की अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ सेक्टर्स जहां पे आपकी कोऑपरेशन हो रही है जापान के साथ, बट देयर मस्ट बी सम एरियाज ऑफ चैलेंजेस आल्सो। तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू पेनिट्रेट द जापानीज मार्केट। ठीक है ना। हम जापानीज मार्केट में पेनिट्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं। दो तीन फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर, ठीक है ना, जापानीज और इंडिया के बीच में लैंग्वेज बैरियर इज द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इज क्वालिटी एंड सर्विस स्टैंडर्ड्स। जापानीज आर नोन फॉर देयर हाई क्वालिटी, उस क्वालिटी की सर्विस इंडियन कंपनीज अभी नहीं दे पा रही हैं। सो जब वो क्वालिटी नहीं ऑफर की जा रही है तो हाउ कैन बी पेनिट्रेट द जापानीज मार्केट। सो दैट इज द नंबर 1 चैलेंज विच इंडियन कंपनीज आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू जापान। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं कहां से दिखता है हमें, दिस इज एविडेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है टू जापान, ठीक है ना, सो दैट इज मच वेरी मच लोअर व्हेन कंपेयर टू इंपोर्ट। हम ले बहुत ज्यादा रहे हैं बट उनको दे बहुत कम रहे हैं। ठीक है ना। सो नंबर्स दिखाता है कि हाँ जी हमारा जापानीज जो ट्रेड है बेसिकली दैट इज इन डेफिसिट, क्योंकि हम उनको बहुत कम दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम है। ठीक है जी। और अगर हम जापान की वैसे इंपॉर्टेंस देखें विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड बास्केट, तो इंडियन एक्सपोर्ट टू जापान इज एट 18th पोजीशन। ठीक है। अगेन बहुत पीछे है। एंड ठीक है, ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्टिंग इनटू इंडिया अगेन जापान इज एट नंबर 12। इसका मतलब है कि जापान का जो नंबर है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग इन इंडिया वो बहुत पीछे है। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो भी जापान 12वें नंबर पे आता है, 12th पोजीशन, और अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वो 18वें नंबर पे है। इसका मतलब है कि 11-15 कंट्रीज जापान से आगे हैं जिसके साथ इंडिया ट्रेड के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज कर रहा है। सो जापान की जो प्रायोरिटी है वो बहुत नीचे है। अगेन दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस बिकॉज जापान दे बहुत कुछ रहा है हमें। सो वी शुड वर्क टुगेदर कि हम इस चीज को करेक्ट कर सके। ठीक है। Then we are like on the way of purchasing the amphibious US-2 planes। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं दिस इज बीइंग ड्रैग्ड फॉर इयर्स, काफी लंबा समय हो चुका है इस चीज को चलते हुए। और अगर हम अपनी कंट्री की डिफेंस कैपेसिटी को एनहांस करना चाहते हैं, कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ऐसी नेगोशिएशंस को जल्द से जल्द पूरा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है ना। सो द नेगोशिएशंस दे हैव बीन ड्रैग्ड ऑन फॉर इयर्स एंड
ट्रेड एंगेजमेंट, सो दे हैव बीन वे बिलो द नॉर्मल, ठीक है ना। सो ट्रेड एंगेजमेंट बहुत कम है, ठीक है ना। जनरली अगर हम देखें तो चैलेंजेस में ट्रेड का ही है, एक ट्रेड एंगेजमेंट बहुत कम है, एंड सेकेंडली कुछ डिफेंस की आपकी चैलेंजेस है। अदरवाइज मोर और लेस इंडिया और जापान के बीच में जो रिलेशंस है वो बहुत फ्रेंडली हैं, चैलेंजेस भी कितने इतने कुछ ज्यादा नहीं है, बट इट इज लाइक इट इज जस्ट सम लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में है, एंड द नीड ऑफ द आर इज टू सॉल्व दोस लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। द मोमेंट यू आर एबल टू क्लियर देम आउट, तो उसके बाद इंडिया और जापान की जो रिलेशन है उनको और ज्यादा बूस्ट मिलेगी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, समझ आई है। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट देन फील फ्री टू कनेक्ट टू अस, ठीक है ना। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको कोई भी डाउट, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, देन फील फ्री टू कनेक्ट टू अस, ठीक है जी। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर टॉपिक ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस इन आवर प्रतिपद सीरीज, ठीक है ना। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।